एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जेल से निकलते ही युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 घंटे में फिर से पहुंच गया अंदर। पार्षद पति के पोस्ट से भड़के निगम कर्मी, कार्यालय में ताला जड़कर दिया कामकाज ठप। और अब मोदी के बाद योगी गुल्लक, बच्चों से बड़ों तक की बनी पसंद। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर वार्ड 29 के पार्षद रंजू सिन्हा के पति संजय कुमार ने सोशल साइट पर नगर निगम कर्मचारियों के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। इसे लेकर निगम कर्मियों का आक्रोश भड़क उठा और कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर कामकाज ठप कर दिया। कर्मचारी संघ के महामंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जब तक पार्षद पति संजय कुमार पर FIR दर्ज नहीं की जाएगी तब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। इस वाकया के बाद से निगम का माहौल गर्म हो गया है। मामला यही है कि हम लोग 6 तारीख से अपना 7वां वेतन मांग को रखा था नगर आयुक्त के यहाँ और हड़ताल का नोटिस दिया था। इस आक्रोश में वार्ड पार्षद 29 के पति संजय कुमार सिन्हा द्वारा कल शाम में MMC ग्रुप पर कर्मचारियों के लिए जूताखोर, हरामखोर कहा गया है और अब शब्द का उच्चारण किया गया है, जिससे कर्मचारी आक्रोशित होकर के आज से ही अपना काम बंद कर दिए हैं। जब तक संजय कुमार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। कर्मचारियों को कोई गाली गलौज नहीं किया है, उनको कुछ लोगों ने गुमराह किया है। जैसा कि उन्होंने आवेदन दिया है नगर आयुक्त को, तो उनके आवेदन से ही उनका झूठ स्पष्ट हो रहा है कि मैंने नगर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट किया था। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर भी नहीं हूँ। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। कल महापौर ने नगर आयुक्त को एक पत्र लिखा था 7वां वेतन और वेतन के अंतरण के भुगतान के संबंध में, और मैंने उसी पत्र को कॉपी करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कि आप इन कर्मचारियों को लिए अगर जान भी दे देंगे तो ये आपके नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये अपने पितामह के कहने पर 6 को जो यूजर चार्ज जल कर और ट्रेड लाइसेंस के को समाप्त करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण बोर्ड की बैठक बुलाई गई है।
उसे अवरुद्ध करने के लिए कर्मचारियों द्वारा 6 जून को हड़ताल कराई गई है, जबकि उनकी सारी मांगें नगर निगम बोर्ड द्वारा मान ली गई है। आपका कहना है कि अगर आप नहीं भी लिखते तभी कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं? निश्चित, वो तो ऑलरेडी घोषित किए हुए थे कि 6 से वो हड़ताल पर जाएंगे। तो एक उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे इस पोस्ट के बाद वो लोग बेनकाब हो रहे थे, क्योंकि बॉल फिर से नगर आयुक्त के पाला में महापौर ने फेंक दी थी चिट्ठी लिख के कि आप उन लोगों को भुगतान करें। तो मतलब कि कर्मचारियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ था। तो जो मुद्दा मर गया था उसको जीवित करने के लिए एक फेसबुक के पोस्ट को मुद्दा बनाकर मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों से मुझे कोई विवाद नहीं, कर्मचारी हमारे परिवार के लोग हैं। हाँ, अगर मैंने जो एक वर्ड उसमें यूज किया है हरामखोर, हरामखोर कहीं से कोई गाली नहीं है। हरामखोर का मतलब होता है मुफ्त में खाने वाला, और मुफ्त में खाने वाला शब्द किसी भी उर्दू शब्द है, यह कहीं से गाली नहीं है। इसलिए वो कर्मचारी गुमराह नहीं हो, और ये सारा लोग जानता है कि वह किसके निर्देश पर, किसके निर्देशन पर यह हड़ताल वो कर रहे हैं। तो मतलब कि 6 के बैठक को अवरुद्ध करने के का ही सोची समझी साजिश के तहत ये सारा नौटंकी किया जा रहा है। अपनी मांगों के संबंध में ज़रूर एक ज्ञापन का प्राप्त हुआ है कि हम लोग अरियर काफ़ी 16 साल के विलम्ब से दे रहे हैं, और इससे कर्मचारियों में थोड़ी नाराज़गी है, उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्षद पति की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है जी, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक के पास रोड क्रॉस पुलिस के निर्माण के लिए कल्याणी मोती झील रोड बंद कर दिया गया है। अब इस रोड में लोग पैदल भी नहीं जा सकेंगे, इसे बैरिकेडिंग करके घर दिया गया। अब कल्याणी से मोती झील जाने के लिए लोगों को जवाहरलाल रोड होकर बीबी कॉलेजिएट रोड होकर जाना होगा। नगर आयुक्त से स्मार्ट सिटी के एमडी विवेक रंजन मैत्री ने इसकी सूचना पूर्व में ही जारी कर दी थी। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि नगर और ट्रैफिक थाना के थाना अध्यक्ष को पत्र भेजकर यातायात डाइवर्ट होने के लिए पुलिस की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि कल्याणी से जवाहरलाल रोड में जाम नहीं लगे। इसके लिए कल्याणी चौक से घिरनी पोखर तक सड़क पर लगने वाले फल और सब्जी की दुकानों को हटाने का भी आदेश नगर निगम के सिटी मैनेजर को दिया गया। जी, 72 घंटे तक ट्रैफिक संपूर्ण रूप से बंद करके ही काम होना था, परंतु किसी कारण ट्रैफिक विभाग से जवानों की प्रतिक्रिया नहीं हो पाई, इसलिए काम शुरू नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी जनता से अनुरोध होगा कि अगर नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य के लिए बन गया तो उसको माना जाए, क्योंकि आने जाने के क्रम में दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जब मैन एट वर्क या कार्य चल रहा हो कार्यस्थल पर, तो कृपया उसको उस स्थल से उचित दूरी बनाए रखें, और इस तरह से निर्माण कार्य जल्दी पूर्ण होगा और गुणवत्तापूर्ण निर्माण होगा। पहली बार मुजफ्फरपुर में मेकशिफ्ट नाले का निर्माण किया जा रहा है, और जी जो बनता था उसमें जी, इसमें है कि एक हमने जो सामान्यतः कलवर्ट बनाने का प्रोसेस है उसमें लगभग 1-2 माह का समय लग जाता है, और मोती झील जैसे व्यस्त कमर्शियल इलाके में हम लोग अगर 2 माह के लिए रोड बनाएंगे तो व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एस्टिमेट में ही बनाया हुआ नाला, उसको हम लोग खंड खंड में बना हुआ, उसको क्योरिंग किया हुआ वो नाला आता है ना, उसको वो थोड़ा उसमें 35% कॉस्ट ज़्यादा रहती है, लेकिन ये रहता है कि 3 से 4 दिन में उसको आप खोद कर पीसीसी करके उसको निर्माण करके ऊपर रोड मोटरेबल कर दीजिए। इसके क्या है कि जो आपका व्यावसायिक इलाका है, खासकर शहरी क्षेत्र में, इससे क्या है कि जो रोड आपको 2 माह के लिए बंद करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता है। जैसे बुडको ने किया था, लगभग 2 माह तक समय लग गया था। तो हम लोगों का प्रयास है कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य से हमारे व्यापारी वर्ग को और खासकर हमारी आम जनता को किसी प्रकार ज़रूर मतलब किसी प्रकार की तो नहीं, लेकिन मिनिमम जितना असुविधा हो उतना प्रयास रहता है। और कोई योजना है कि जी, इसलिए हम लोग पहली बार मुजफ्फरपुर में इस तरीके का प्रीकास्ट कलवर्ट हम लोग ढाल रहे हैं, और इसका निश्चित ही सुखद प्रयोग रहेगा ये। और उसके बाद हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि अन्य हमारे जो काम है, यहाँ तक कि निगम के कार्य में भी हम लोग प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करें, है ना, ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य ससमय पूर्ण किया जा सके।
बीजेपी किसान प्रकोष्ठ की ओर से 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर के छाता बाजार चौक से पदयात्रा शय आभार यात्रा निकाली गई। पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को पदयात्रा शय आभार यात्रा निकाली गई। इसके माध्यम से केंद्र की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के केंद्र की सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पर्व के रूप में एक पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जिसमें आज हम लोग किसान मोर्चा के द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है और एक यहाँ पर आभार सभा का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोगों के बीच में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जा रहे हैं और विभिन्न मोर्चों के मार्फत से विभिन्न लोगों के बीच, आज किसानों के बीच हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। आने वाले दिनों में महिलाओं के बीच केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इस उपलब्धियों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न स्थलों पर जो लाभान्वित लोग हुए हैं, उनको जागरूक करने का हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं और आने वाले 14 जून तक हम लोग इस कार्यक्रम को निरंतर दिन प्रतिदिन चलाएंगे और 14 तारीख को अंतिम दिन एक विशाल जनसभा इसके समापन समारोह के लिए हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें हमारे केंद्रीय स्तर के नेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और उस कार्यक्रम में 25,000 से 40,000 की संख्या वहां पर होगी। नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका के संधारण कार्य एवं ईपीएफ से जोड़ने की प्रक्रिया अविलंब शुरू करने, प्रमाण पत्रों की जांच के बाद तत्काल सभी नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने, जिले के सभी मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति सुनिश्चित कराने सहित जिला स्तरीय 7 सूत्री और राज्य स्तरीय 25 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शनिवार को समाहरणालय में धरना प्रदर्शन किया। संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सरकार यदि हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगे आंदोलन और तेज करेंगे। किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं? धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य कमेटी के निर्णय के आलोक में बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसमें मुख्य मांग है जो नवनियुक्त शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनका वेतन भुगतान का भी कोई प्रक्रिया पदाधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि कम 3 महीना से ऊपर उन लोगों को नियुक्ति का हो गया, उनको वेतन भुगतान की प्रक्रिया जो है अविलंब शुरू करके और वेतन भुगतान उनको दिया जाए। जिले के सभी प्रकार के एरियर का भुगतान जो मुजफ्फरपुर जिला में 15% वृद्धि के साथ जो वेतन भुगतान करना था वो अभी मुजफ्फरपुर जिला में नहीं हो पाया है, बल्कि जबकि मुजफ्फरपुर जिला के अगल बगल के जो ज़िले हैं मोतिहारी, शिवहर, उस ज़िला में भुगतान पहले ही हो चुका है। इसकी भी मांग हम करते हैं कि एरियर का भुगतान तुरंत किया जाए। ज़िले के सभी मित्र शिक्षकों जो 3 साल 4 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई, अभी तक उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, उसकी मांग करते हैं कि अविलंब कमेटी गठन करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई में जो स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हम लोग को देना है, वो भी हम मांग करते हैं जो स्नातक ग्रेड प्रमोशन अविलंब लागू किया जाए। हम लोग की मांग जो है 7 सूत्री जिला स्तरीय है और राज्य स्तरीय मांग पत्र है वो 25 सूत्री मांग पत्र है। मुजफ्फरपुर के एक मूर्तिकार इस समय बेहद चर्चे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद जयप्रकाश इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आकृति को गुल्लक का आकार देने में लगे हैं। बच्चे अब योगी आदित्यनाथ की आकृति वाले गुल्लकों में पैसा जमा कर सकेंगे।
नरेंद्र मोदी की प्रतिमा बनाकर पहले भी सुर्खियों में रह रहे मुजफ्फरपुर के जयप्रकाश अब सीएम योगी आदित्यनाथ की आकृति वाले मनी स्टोरेज बैंक यानी गुल्लक कहे पीजी बैंक तैयार कर रहे हैं, जिसके जरिए वो बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के संदेश को फैलाना चाहते हैं। जयप्रकाश ने बताया कि उन्हें यह तैयार करने का विचार तब आया जब पीएम मोदी ने पिछले साल जनता कर्फ्यू की घोषणा की। जयप्रकाश बताते हैं कि प्रधानमंत्री देश को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को, तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए इसे बनाने का फैसला किया। ये बताते हैं कि इस गुल्लक में करीब 1 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस गुल्लक को बनाने में जयप्रकाश को करीब 1 महीने का समय लगा। जयप्रकाश नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री। बता दें कि मूर्तिकार जयप्रकाश नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक माने जाते हैं। इससे पहले भी वो चर्चा में रहे जब उन्होंने पीएम मोदी की मूर्ति तैयार की। जयप्रकाश के बनाए मोदी मूर्ति की डिमांड चुनावी मौसम में भी काफी अधिक रही। जयप्रकाश पीएम मोदी की हूबहू प्रतिमा बनाते रहे, जिसे चुनाव के दौरान केवल मुजफ्फरपुर की ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग खरीदने आते रहे हैं। अब गुल्लक को तैयार करने के बाद जयप्रकाश इसका उपयोग बच्चों के बीच पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के संदेश को फैलाने के लिए करना चाहते हैं। उनका सपना है कि वे अपनी इस कलाकृति को योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन 5 जून को तोहफे के तौर पर दे। जी, ये बनाने का आइडिया आया कि इतने अच्छे यूपी में काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है इनका काम। ऐसा हर राज्य में इनके जैसा आ जाए, हर राज्य का विकास हो जाएगा। जितने अच्छे ये काम किए हैं बिना स्वार्थ के। इनकी बहन है जो आज भी एक दुकान में है, दुकान से ही वो अपना पालन पोषण करती है, कोई सपोर्ट नहीं करते। और भी नेता आते हैं तो पहले अपना सोचते हैं, उसके बाद जनता का सोचते हैं, देश का सोचते हैं। कोई भी आता पहले अपना रोटी सेकता है, लेकिन ये अपना नहीं सोच के जनता के बारे में सोचते हैं, पूरे जनता के लिए निछावर कर देते हैं, समर्पण किए हुए हैं जीवन। ये हुए मोदी जी हुए, ऐसे ये लोग हैं, ये सोच के जी शुरुआत मोदी जी से किए थे। उनको कभी मिले या उनको अपनी जी नहीं, उनको नहीं मिले। उनको भेजे थे मूर्ति कोरियर के द्वारा कि चल जाएगा, लेकिन वहाँ से डैमेज होके अब भगवान जाने कौन फोड़ा नहीं फोड़ा चला आया। हाँ जी, कोरियर से भेजे थे। और कोई है ख्वाहिश जी? योगी जी से हमको ख्वाहिश है, उनका हम दिन रात मेहनत किए। उनका जन्मदिन है 5 जून को, इसीलिए हम 5 जून तक उनको यहाँ तक वो पहुँच जाए, वो बहुत बड़ी बात है। वही हमारा ख्वाब है, यही सोच के हमने योगी जी का मूर्ति बनाया। इसके बाद और कोई इनके बाद आगे बनाने का सोचेंगे, जो मन में आएगा वो बनाएंगे। मुजफ्फरपुर में एक रोचक मामला सामने आया है। शनिवार को सेंट्रल जेल में ठगी का एक आरोपी जमानत मिलने पर बाहर निकला। जैसे ही वो जेल गेट से बाहर निकलकर रोड पर आया, तभी सदर थाना की पुलिस ने उसे दबोच लिया। गाड़ी में बैठाकर सदर थाना ले गए। वहां पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश कर फिर से जेल भेज दिया गया। आरोपी रजनीश पांडे देवरिया का रहने वाला है। उसने बताया कि 3 महीने से वह जेल में था। जमानत पर बाहर निकला, फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैतपुर ओपी की पुलिस ने उसे ठगी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस पर 4,80,000 रुपए गबन करने का आरोप था। प्रकाश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं सदर थाना में वर्ष 2021 में उसके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बंदूक और पिस्टल का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 5,75,000 रुपए ठगने का केस दर्ज हुआ था। दरोगा जैनेन्द्र झा ने बताया कि सूचना मिली कि वह जमानत पर बाहर निकल रहा है। दरोगा देवव्रत कुमार के साथ हुए लोग जेल के गेट के बाहर तैनात हो गए। जैसे ही आरोपी गेट के बाहर निकलकर आया, उसे दबोच लिया गया। भगवानपुर के रहने वाले व्यवसायी आलोक रंजन ने इसके खिलाफ सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराया था। बताया कि रजनीश उनकी दुकान पर आता जाता था। खुद का परिचय रिटायर्ड फौजी के रूप में दिया। कहा कि आप बिजनेसमैन हैं, आर्म्स लाइसेंस ले लीजिए। उसकी बात में आकर उसे 4 लाख रुपए कई बार दिए। आरोपी ने कहा कि 4 महीने में लाइसेंस मिल जाएंगे। 4 महीने बीतने के बाद भी जब लाइसेंस नहीं मिला तो आरोपी को कॉल किया। उसने कहा कि एक और व्यक्ति को लाइसेंस के लिए तैयार कीजिए और 1,75,000 रुपए का इंतजाम करवा दीजिए, दोनों का लाइसेंस हो जाएगा। उन्होंने अपने एक मित्र को इसके लिए तैयार कर लिया। आरोपी के खाते में 1,75,000 रुपए भेज दिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने नागालैंड का लाइसेंस व्हाट्सएप पर भेजा। जब आलोक ने इसका विरोध किया,
और कहा कि मुजफ्फरपुर का लाइसेंस दिलवाइए, तो कहने लगा 1 महीने में इसे मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी लाइसेंस मुजफ्फरपुर का नहीं दिया। रुपए वापस मांगने पर टालमटोल करने लगा। ठगी का एहसास होने पर FIR दर्ज कराया गया। यही 420 के ही मामले में गए थे। क्या मामला बताइए। वही पैसे का लेन देन था। किससे किससे लिए थे? बस प्रकाश कुमार से। कितना कितना लिए थे? 4,80,000। क्या बोलकर लिए थे? नहीं, वो लोग उन्हीं लोग का काम करते थे। जिस हिसाब से वो लोग अपना भेजता था वहाँ हम पैसा जाके दे आते थे। मेरे अकाउंट से पैसा लोग डालता था और बोलता था कि फलाने को इतना पैसा दे दो, उतने को पैसा दे देते थे। पहले कौन जेल भिजवाया था? पहले प्रकाश कुमार। अच्छा, आप जेल खट लिए हैं? कितना दिन खटे हैं? 3 महीना। 3 महीने बेल हो गया जी। कौन थाना से जेल गए थे? जैतपुर ऑफिस। फिर निकले कब, कैसे? कल ही निकले। कल निकले तो क्या हुआ? कल निकले तब गेट पर आए थे, ये लोग छाप लिया जेल गेट पर। जी। पकड़ लिए जी। क्या बोले? जी चलो सदर थाना ले चलते हैं, तुम सदर थाना में भी तुम्हारे नाम पर ये। बड़ी खुशी खुशी आप निकले होंगे? जी, बड़ी बहुत खुशी से निकले। और फिर जेल जा रहे हैं? फिर जेल क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अफसोस हो रहा है? अफसोस तो होगा। करते क्या थे आप? हम तो अथी हैं, क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर का धंधा है मेरा। खेती बाड़ी अपना है, ट्रैक्टर वगैरह सब अपना चलता है। हथियार अवैध तरीके से लोगों को दिलवाते हैं? जी नहीं, ये मेरा धंधा नहीं। कौन दिलवाता है? जी, उसके बारे में हम कुछ आपको डिटेल्स नहीं बताएंगे। वो लोग, वही लोग जाने किससे लेता है। कौन लोग जानेंगे? कौन लोग जानेंगे? जी, वही जो लोग अपना ये सब अथी करते हैं। हमारा इसमें कुछ प्रकार का ये नहीं। उनको तो आप जान रहे हैं ना? जी ना, उनको वो तो सर हमेशा थी कि बदल के आदमी बदल करके बोलते थे पैसा उसको दे दो, उसको दे दो, हम देते थे। हम कौन बोलते थे पैसा लेन देन के लिए, इधर उधर करने के लिए? नाम उनका क्या है? जी, नाम उनका यही जो भेजे हुए थे जेल, वही। हेलो जी, पैसा जो किए हैं सर, पैसा जो डालते थे। आपका काम क्या था उसमें, आप क्या करते? हमारा खाली पैसा निकाल के दे देना काम था। किसको? तो अथी आदमी को, जिसको बताते थे कि फलाना को पैसा दे दीजिए, तो पैसा। पदाधिकारी वगैरह को? पदाधिकारी आम आदमी को। कितना रकम आप देते थे मिनिमम? वही 25,000 50,000 इस प्रकार से करके। आप निर्दोष हैं, आपके कहने का मतलब? जी, हम निर्दोष। दोषी कौन है? दोषी अब तो जांच होगी तो पता चलेगा। क्या होगा? ये 2021 में जो है एक केस मेरे यहाँ हुआ था 78-21। इसी कांड में जो है रजनीश कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है और ये ठगी का मामला है। 420 फर्जरी किया था। इसी में इसको एसआई देवव्रत कुमार जी के द्वारा जो है गिरफ्तार कर इसको मनोहर जी, इसमें आईओ हैं मनोहर, वही जेल भेजा गया है इनको। क्या बोलकर पैसा लेते थे? इसमें बंदूक के नाम पर जो है, लाइसेंस के नाम पर फर्जी जो है ये कहता था कि हम लाइसेंस बना देंगे और इसी कंसर्निंग में जो है केस रजिस्टर हुआ था 21 में और ये भागे फिरे चल रहा था और एक कांड में गिरफ्तार था। फिर सूचना मिली कि जो ये बाहर आ गए हैं, फिर इनको गिरफ्तार करके जो है। ये पहले जेल में ही थे? हाँ, जेल में था। और कब इनकी रिहाई हुई जेल से? ये तो नहीं मालूम है कि कब रिहाई हुआ, लेकिन कई कांडों में जो है इसमें कई कांड दर्ज है और ये ठगी का काम बहुत दिनों से करता है। और जैसे प्रकाश में आया मामला कि 5-6 कांड इस पर दर्ज है। तो मेरे यहाँ 78-21 एक कांड था 2021 में दर्ज हुआ था और इसी में जो है रजनीश कुमार पांडे की गिरफ्तारी हुई है। जेल भेज दिया गया। जेल भेजा गया। बिहार में जल्दी मिनी डीजल बसों की जगह नई CNG बसों का परिचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग इसके लिए अधिकतम 7,50,000 रुपए का अनुदान दे रहा है, जिसके लिए डीजल बस संचालकों से आवेदन मांगा गया था। परिवहन विभाग के अनुसार अभी तक 50 आवेदन आए हैं, जिसमें से 43 का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया गया है। सभी CNG बसें 24 सीटर होगी, जो एक ही रंग और एक ही डिजाइन की रहेगी। प्रतिस्थापना संबंधी स्वीकृति पत्र का वितरण जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। नई बसें लेने के बाद भी यदि बस संचालन शहरी क्षेत्र में पुरानी डीजल बस चलाते पकड़े गए तो उनसे भुगतान की गई अनुदान राशि वसूल की जाएगी। इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसे लेकर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि लोन लेकर ट्रांसपोर्ट बस सेवा दे रहे हैं। सरकार के इस मनमाने कानून को लेकर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का पक्ष नहीं लिया गया, जिसका विरोध किया जाएगा। सरकार का मंशा तो ठीक है, इन प्राइवेट ऑपरेटर के प्रति मंशा ठीक नहीं है।
मतलब ये कि जो गाड़ी अब 23 लाख का है 2 करोड़ का गाड़ी कैसे खरीदेगा। 23 लाख के तो भरपाई नहीं कर रहा है, किस्ती का गाड़ी है। 2 करोड़ गाड़ी खरीदने के लिए उसके लिए बहुत, जो सीएनजी गाड़ी जो चला रही है बस सरकार के तरफ से या इलेक्ट्रिक बस, उसमें मात्र यहाँ से पटना जाने में 1400 रुपया खर्च, वो तो रेट घटावे। बिहार सरकार न टैक्स देती है, न इंश्योरेंस है, न फिटनेस है, न बस स्टैंड का भाड़ा लगता है, न कुछ। हमको तो सब चीज़ दे के और पैसा लोगों के बीच में नौकरी रोजी रोजगार दे रहा। हम बिहार सरकार से मांग करते इंडस्ट्री का दर्जा देना। अभी टेक्सटाइल के लिए हो रहा है कि 10 करोड़ रुपया देंगे, ट्रांसपोर्टर के लिए क्या हो रहा है। हम तो रोड पर आ गए। सरकार को चाहिए, हर स्टेट दिया है साल भर का टैक्स माफ़ी का, लेकिन बिहार सरकार नहीं की है। हर बात में ट्रांसपोर्टर को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। अभी पटना में सरकार की गाड़ी गांधी मैदान, हमको 15 किलोमीटर बाहर, पैसेंजर होगा क्या। खुद जनता इस पर फैसला करे, जनता को कितना कष्ट हो रहा है। सरकार दोनों तरफ सोचना चाहिए, हम जनता के लिए और सरकार के लिए, लेकिन सरकार मेरे लिए भी उनको दिल में थोड़ा दर्द होना चाहिए। हम सरकार के प्रति कोई विरोधाभास नहीं है, हमारे प्रति ऐसा क्यों है। ऐसे पर सरकार भाड़े में वृद्धि 80 रुपये का रेट था, 105 रुपये तक हुआ, तो वृद्धि नहीं किए, जो था वही है। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे, मेरे पास इंश्योरेंस है, टैक्स है, सारा गाड़ी का पेपर है, मान्य है। सरकार के गाड़ी के पास मान्य पेपर नहीं है, टैक्स वही ले रहा है जो हमको देना पड़ता है। न उनका बस स्टैंड का टैक्स देना पड़ता है, कहीं कोई टैक्स नहीं, और हमको सारा टैक्स चुका के सारे लोगों को रोजी रोजगार देते हैं। सरकार को इसमें सोचना चाहिए। मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस में शनिवार को आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2 के तहत ODF-S एवं ठोस तरल एवं कचरा अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के 4 पंचायतों में ठोस तरल एवं कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य किया जा रहा है, जबकि 50 पंचायतों में इसकी क्रिया योजना बना ली गई है। इसमें 16 पंचायतों का ग्राम सभा से अनुमोदन होकर आ गया है। इन 16 पंचायतों को फंड अलॉट करने की प्रक्रिया की जा रही है। शीघ्र इन पंचायतों को फंड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इन सभी ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे। बताया गया कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के तहत हर वार्ड में ठेला गाड़ी रहेगा। कचरे को इकट्ठा करने के लिए कर्मी रहेंगे। पंचायत स्तर पर एक ई रिक्शा रहेगा। वार्ड स्तर पर संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में एक पर्यवेक्षक रहेंगे तथा प्रखंड स्तर पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति होगी। प्रत्येक घर में 2-2 डस्टबिन दिया जाएगा। यह सभी कार्य चिन्हित 4 पंचायतों में किए जा रहे हैं। 16 अन्य पंचायतों में शीघ्र ही यह काम शुरू होगा, जबकि इसके लिए फिलहाल 50 पंचायतों का चयन किया गया है। शेष 34 पंचायतों की कार्य योजना बना ली गई है। इन पंचायतों में भी ठोस तरल कचरा प्रबंधन को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, सहायक समाहर्ता श्रेष्ठ अनुपम, निर्देशक DRDA चंदन चौहान, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, DPM जीविका सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। आज जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में उनकी अध्यक्षता में जिला जल स्वच्छता समिति के तत्वाधान में एक बैठक की गई, जिसमें अपने ज़िले में चिन्हित 50 पंचायतों में जहां सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य चल रहा है, इसमें से बहुत सारे पंचायतों में शुरू भी हो गया है, और जिन पंचायतों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके समाधान के दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश उप विकास आयुक्त को जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय के निर्माण की क्या प्रगति है और जिला जल स्वच्छता समिति से संबंधित और विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश
जिलाधिकारी के द्वारा। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शनिवार को आयोजित तिरहुत कोसी सारण प्रमंडल के डीआरओ एवं जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण बैठक में संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में पीआरओ सह राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, एपीआरओ डॉक्टर नरेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा मुख्य रूप से शामिल हुए। प्रदीप टमटा ने कहा कि हम सभी मिलकर मजबूती से कार्य करने को संकल्पित हैं। वहीं एपीआरओ डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि संगठन में महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी उन कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएगी जिन्होंने संगठन में अत्यधिक सदस्यता अभियान चलाने का कार्य किया है और कांग्रेस का झंडा लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है। इससे पहले आए हुए सभी आगंतुकों को मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने अंग वस्त्र देकर एवं पुष्प देकर सम्मानित किया। बैठक में संगठन चुनाव के व्यापक रूपरेखा को तैयार की गई। कार्यकारी जिला अध्यक्ष सूरज दास, कृपा शंकर शाही, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मयंक कुमार, मुन्ना समेत 12 जिला के अध्यक्ष, बीआरओ एवं समस्त पदाधिकारीगण इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल रहे। देखिए, पूरे देश में इस समय विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चली गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम सितंबर तक इस सारी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और फिर सितंबर में अक्टूबर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो उसी संदर्भ में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे संगठनात्मक चुनाव है जिलों में ब्लॉक स्तर पर, वही प्रक्रिया के चुनाव के संदर्भ में हम यहाँ पर आए हैं। हमारे विभिन्न चुनाव अधिकारी जो जिला डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की प्रक्रिया को पूरा करेंगे वो यहाँ आए हुए हैं। उसी संदर्भ में आज यहाँ पर एक बैठक है इस पूरे संभाग के। तो मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर और प्रदेश स्तर। तो पहले ही चले हम ब्लॉक और जिला स्तर के संगठन की चुनाव की प्रक्रिया, सहमति प्रक्रिया को उसी में हम लोग आए आज, उसी के संदर्भ में ये बैठक। जी, मैं प्रदीप टमटा हूँ, मैं इस राज्य का चुनाव अधिकारी हूँ। मेरे साथ नरेश जी हैं, हमारे डॉक्टर नरेश कुमार जी, ये मेरे साथ एपीआरओ सहायक चुनाव अधिकारी है। हम इस प्रक्रिया को देख रहे हैं और हमारे दूसरे राज्यों से विभिन्न चुनाव, हर जिले में एक चुनाव अधिकारी नियुक्त है। वो मिल करके जिला कांग्रेस कमेटी के स्थानीय जिलाध्यक्ष से मिल करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें कितनी प्रगति हुई है आज की बैठक में हम इस काम करते हैं। महंगाई का जो आलम है वो तो आप जानते ही हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ने के चलते कोई भी ऐसा आवश्यक वस्तु नहीं है जिसके कीमत में बेतहाशा वृद्धि न हो रहा हो, और उससे महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार अपने आप में मस्त है, अपने आप में दोनों जो आपसी एनडीए के घटक हैं आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन प्रति उनको कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप बेहतर जानते हैं, जिस शहर में रह रहे हैं आप देख ही रहे हैं। दूसरा क्या है कि ये जातीय समीकरण की बातचीत, जनगणना की बात जो लगातार चल रही है, राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, और पहले से इच्छुक नहीं थे लोग, अभी अविलंब स्टार्ट कर दिया जातीय जनगणना के मामले में। इससे पहले ही 3-4 महीना पहले हर एक दल के लोग माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और वो अपनी बात बताए थे। उन्होंने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बावजूद भी लगता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुनः 1 तारीख को बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय हुआ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके पक्ष में भी अपना जो निर्णय होगा या उन लोग जो निर्णय लिए होंगे उसके पक्ष में जो ये होना चाहिए। आप लोग उससे क्या माने? उसमें मेरे पार्टी के लोग प्रतिनिधि थे और पहले भी थे और 1 तारीख को भी थे। साफ जाहिर है अगर हम लोग नहीं रहते तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि उसमें नहीं जाते। अगर उसमें गए और निर्णय के साथ हैं तो हम लोग साथ हैं।
स्वतंत्रता सेनानी और नागरिक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राम सजीवन ठाकुर के प्रथम पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा और नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, रणवीर अभिमन्यु, मिंटी शर्मा, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। महान देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिवीर, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद चाकी स्मारक समिति के पूर्व अध्यक्ष, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट सहित अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक स्वर्गीय राम सजीवन ठाकुर जी का आज प्रथम पुण्यतिथि है। पहली पुण्यतिथि पर शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में हम महामानव के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें सशत नमन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे महान सेनानी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए और उनकी जीवनी पाठ पुस्तकों में शामिल की जाए। मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन एवं जिला पदाधिकारी को भी आज नागरिक मोर्चा एवं नवयुवक समिति संयुक्त रूप से एक पत्र देकर उनके निवास स्थान तिनपुखड़िया का जो मार्ग है वह उनके नाम पर करने और वहाँ पर एक उनकी प्रतिमा स्थापित करने तथा जो तिनपुखड़िया का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है और जो गेट बनाए गए हैं उस गेट के मुख्य द्वार पर स्वर्गीय राम सजीवन ठाकुर का नाम राम सजीवन ठाकुर द्वार करके लिखा जाए। नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें सशत नमन करते हैं और उनके सम्मान में सभी लोग खड़े होकर 2 मिनट मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको आत्मा की शांति दे। जय भारत, जय राम सजीवन ठाकुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इंडिया न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।